हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक कॉमर्स केयर 23 बच्चों। आज की क्लास हम लोग की बहुत ही स्पेशल होने वाली है ना। क्योंकि आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बहुत ही सबसे सिंपल तरीके से, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्लास को कंटिन्यू करते हुए, है ना। इकोनॉमिक्स की क्लास है, उसमें सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 एंड चैप्टर 1, है ना। उसमें क्या देखेंगे? अर्थशास्त्र क्या है? जी हाँ, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, है ना। अर्थशास्त्र क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक्स, है ना। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं बच्चों और देखते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत नॉर्मल, बहुत अपने शब्दों में हम लोग समझेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। तो सबसे पहला हम लोग मीनिंग अर्थ देखते हैं। अर्थशास्त्र का अर्थ को लेकर, है ना। अर्थशास्त्र का जो अभी हम लोग अर्थ देख रहे हैं या मीनिंग देख रहे हैं उसको लेकर अर्थशास्त्री एक मत नहीं है ना। क्या है कि अर्थशास्त्र का अर्थ को लेकर अर्थशास्त्री एक मत नहीं है। मीन्स है कि जो हमारे राइटर है ना, जो हमारे लेखक है ना, जो हमारे अर्थशास्त्री है, उन्होंने क्या कहा है अर्थशास्त्र को लेकर। उन लोगों ने क्या कहा है कि आपका जो अर्थशास्त्र है वो परिभाषा या वो विशेषताएं उनकी क्या है, विभिन्न है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है कि अपनी जो मत होती है, वो अपनी जो एक मत होती है या जो अपनी एक डिफिनेशन होती है, उन्होंने क्या कहा है कि सभी अर्थशास्त्री ने अपना अलग-अलग योगदान देते हुए अलग-अलग भाषाओं में अलग-अलग उनके कार्य, उनके बोल सकते हैं हम उनके विशेषताओं में अलग-अलग परिभाषित किए हैं। कौन? अर्थशास्त्री ने। एक मत सबका नहीं है कि अर्थशास्त्र हम मान लें कि ये कह दिए या वो कह दिए, नहीं, सबका अलग-अलग मत है। क्योंकि क्योंकि अर्थशास्त्री एक मत नहीं है। उन लोगों का रिसर्च, उन लोगों का मानना है कि इससे भी अर्थशास्त्र हो सकते हैं या इसको लेकर भी अर्थशास्त्र हो सकते हैं। तो हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। तो देखिए, अर्थशास्त्र का अर्थ को लेकर अर्थशास्त्री एक मत नहीं है ना। एक ये हम लोग को समझ में आ गया कि अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा है, अर्थशास्त्र को अलग-अलग डिफिनेशन दिया है। जी हाँ, आगे में देखते हैं जी, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को अलग-अलग, देखिए अलग-अलग रूप में परिभाषित किया है। जी हाँ, वही चीज़ हम लोग अपने शब्दों में भाषा में समझ रहे थे कि अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारे लेखक हैं, जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने क्या किया है कि सभी लोगों ने अपना अलग-अलग मत दिया है, सबका एक मत नहीं है ना? क्योंकि अर्थशास्त्र को लेकर अलग-अलग रूपों में उन्होंने क्या किया है कि परिभाषित किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, अर्थशास्त्र का अर्थ। अर्थ में हम लोग देखेंगे कि क्या-क्या अलग-अलग हो सकता है ना। अलग-अलग मीन्स क्या-क्या अलग-अलग हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहला अगर हम लोग बात करेंगे अर्थशास्त्र क्या है, तो सबसे पहला वेल्थ, धन, धन से हम लोग उसको परिभाषित करेंगे। दूसरा कल्याण, वेलफेयर से हम लोग उसको परिभाषित करेंगे। दुर्लभता, सिक्योरिटी से हम लोग उसको परिभाषित करेंगे। एंड लास्ट है मेरा विकास, ग्रोथ से हम उसको परिभाषित करेंगे। किसको? अर्थशास्त्र को, है ना। तो हम लोग सबसे पहला धन से देखेंगे कि धन से क्या हो सकता है अर्थशास्त्र, कल्याण से क्यों हो सकता है अर्थशास्त्र, दुर्लभता से क्यों हो सकता है अर्थशास्त्र, विकास से कैसे हो सकता है अर्थशास्त्र। ये सारा डिफिनेशन को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने, है ना, इसके हिसाब से कहा गया है कि ये आपका अर्थशास्त्र है। तो चलिए इसको हम लोग आगे डिटेल में देखते हैं कि कैसे हम इसको परिभाषित करेंगे, है ना। हम जो अभी देखे बच्चों मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इसका जो स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में। जैसे धन से संबंधित अर्थशास्त्र, कल्याण से संबंधित अर्थशास्त्र, दुर्लभता से संबंधित अर्थशास्त्र, विकास से संबंधित अर्थशास्त्र। और ये जितना सारा आपका अलग अलग परिभाषित किया गया है, ये सभी को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित किया है। तो उसको डिटेल में चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों, वीडियो पे बने रहे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग अर्थशास्त्र क्या है उसका हम लोग पहला देख लेते हैं। अर्थशास्त्रियों ने जो डिफिनेशन दिया है उसमें पहला होता है धन संबंधी, है ना, वेल्थ के अनुसार। धन धन संबंधी में क्या है, तो पहला पहला जो मेरा अर्थशास्त्री है, तो नाम है उनका एडम स्मिथ, है ना। उन्होंने क्या कहा है हम लोग चलिए देखते हैं।
तो एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है ना। देखिए विज्ञान है, इन्होंने क्या कहा है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है ना। किन्होंने कहा है, एडम स्मिथ ने कहा है। ये याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अर्थशास्त्र हम लोग देख रहे हैं, उसमें अर्थशास्त्र क्या है, उसका पहला जो वेल्थ के अनुसार होता है, धन संबंधित जो परिभाषा है, जो जो हमारे अर्थशास्त्री है वो कौन है, एडम स्मिथ है। उन्होंने क्या कहा है, अर्थशास्त्र एक क्या है, धन का विज्ञान है। जी हाँ, आगे में देखते हैं। उन्होंने 1776 है ना, 1776 में अपनी पुस्तक प्रकाशित है ना। पुस्तक में क्या उसमें कहा है, अन इंक्वायरी इनटू दी नेचर ऑफ केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र को विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है ना। अर्थशास्त्र को विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है ना। बुक का नाम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एन इंक्वायरी इनटू दी नेचर ऑफ केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये आपका बुक है जो 1776 में एडम स्मिथ ने प्रकाशित किया है। उसमें ये परिभाषित किया है कि विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र है ना। ये पहला हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्री, दूसरे हमारे अर्थशास्त्री हैं जेबीसे के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का विवेचना करता है ना। इन्होंने क्या कहा है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, साथ ही साथ धन जो होता है हमारा, धन का विवेचना करता है। बहुत सारी विवेचनाएं होती है धन की, है ना, धन की। दूसरा हो गया। तीसरा हमारा देखते हैं वाकर के अनुसार, जो हमारे अर्थशास्त्री है वाकर, उन्होंने क्या कहा है, अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है। शाखा मीन्स ब्रांच है ना। देखिए शाखा मतलब बहुत बड़ा शाखा है अर्थशास्त्र ज्ञान की, है ना। ज्ञान, ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित, देखिए जो धन से संबंधित है। तो देखिए वाकर ने भी धन के बारे में कहा है, जेबीसे ने भी धन के बारे में कहा है, एंड लास्ट हमारा एडम स्मिथ ने धन के बारे में कहा है ना। क्या कहा है, सबकी अपनी अलग अलग क्या है, मतें हैं, है ना। देखिए एडम स्मिथ का कहना है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। जेबीसे के अनुसार कहना है कि विज्ञान है, साथ ही धन का विवेचना है। एंड लास्ट हमारा जो वाकर है, उन्होंने कहा है ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित रखता है, रिलेटेड है। मतलब कि ये तीनों का सेम ही है, कहना है किसके हिसाब से, धन से संबंधित। तो ये हम तीन आपका अर्थशास्त्री लिए, पहला एडम स्मिथ, दूसरा जेबीसे, एंड लास्ट मेरा तीसरा वाकर के अनुसार। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। आगे अब हम लोग दूसरा देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग दूसरा देखेंगे, कल्याण संबंधी वेलफेयर, है ना। अब मार्शल लॉ के अनुसार अर्थशास्त्री कौन है हमारा, मार्शल लॉ के अनुसार है, उन्होंने क्या कहा है कि अर्थशास्त्र मानव जीवन, देखिए मानव जीवन के साधारण व्यवसाय, है ना, मानव जीवन में जो बिजनेस होता है और साधारण व्यवसाय का अध्ययन है ना, का अध्ययन, है ना, किसका, मानव जीवन का साधारण व्यवसाय। देखिए व्यवसाय, मानव क्या करते हैं अपना मानव जीवन में, कोई एक बिजनेस करते हैं, मीन्स नॉर्मल व्यवसाय का अध्ययन है, इन्होंने कहा है मार्शल के अनुसार, है ना। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक, ये व्यक्तिगत भी हो सकता है, यह व्यक्तिगत भी हो सकता है तथा सामाजिक, सामाजिक भी हो सकता है ना। क्रियाओं के उस भाग को जांच करता है जिसका कल्याण, देखिए जिसका कल्याण भौतिक साधनों की प्राप्ति और उनके उपयोग से घनिष्ठ संबंध है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है कि मानव जो जीवन है उसमें मार्शल लॉ के अनुसार जो हमारे अर्थशास्त्री है उन्होंने क्या कहा है, कल्याण के हिसाब से उन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है। कैसे, मानव जो होता है अपने जीवन में क्या करते हैं, साधारण व्यवसाय करते हैं, तो उस व्यवसाय को कैसे हमको अध्ययन करना है, उसको हमको कैसे डेवलप करना है, कैसे उस व्यवसाय का हमको क्या करना है, कल्याण करना है ना। चाहे वो व्यक्तिगत हो तथा सामाजिक हो, है ना। उसका जो क्रियाएं होती है उस क्रियाओं को जांच कैसे हम लोग को करना है, देखिए जांच करना है हमको, जांच करेंगे तब ना हम उस चीज को डेवलप कर सकते हैं, उसका कल्याण कर सकते हैं। तो जांच करता है जिसका कल्याण, है ना, भौतिक हो सकता है, देखिए भौतिक,
साधनों की प्राप्ति और उनके उपयोग से घनिष्ठ, है ना, घनिष्ठ देखिए, घनिष्ठ संबंध है। ये संबंध होने के बाद हम क्या करते हैं, अर्थशास्त्र को कल्याण से संबंधित रखते हैं मार्शल लॉ के अनुसार। क्लियर? आगे अब हम लोग देखते हैं दूसरे हमारे अर्थशास्त्री है, जो पहला हम लोग देखिए मार्शल लॉ के अनुसार, दूसरा हम लोग देखने वाले हैं पीगू के अनुसार। तो उन्होंने क्या कहा है, अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। मीन्स क्या है कि हमारी जो एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स आर्थिक क्रिया, उसमें हम लोग कैसे कैसे डेवलप करेंगे, कैसे कल्याण करेंगे। तो वो देखिए आर्थिक क्रिया मतलब मीन्स अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है ना। आर्थिक कल्याण का अध्ययन है, हम लोग उसको अध्ययन करते हैं किसको, अर्थशास्त्र को। आगे में है आर्थिक कल्याण में क्या हो सकता है, आर्थिक कल्याण में सामाजिक कल्याण, आर्थिक कल्याण का वह भाग है जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मुद्रा द्वारा, है ना, क्या मनी द्वारा, देखिए मुद्रा द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं, मापा जा सकता है। हम लोग मनी उसको देखते हैं अपना बिजनेस में कि कैसे मेरा मनी का क्या स्टेटस है, तो उसको हम लोग मापे किसके द्वारा, पैसा के द्वारा, है ना। अर्थशास्त्र आर्थिक, जो हमारी आर्थिक स्थिति हो उसको डेवलप करने का ये एक अध्ययन है, किसके अनुसार, पीगू के अनुसार। तो ये हम अभी दूसरा देख लिए डिफिनेशन। पहला हम लोग देखें मार्शल लॉ के अनुसार कल्याण कैसे संबंधित है अर्थशास्त्र में। दूसरा हम लोग लिखें पीगू के अनुसार कल्याण कैसे संबंधित है अर्थशास्त्र में। तो ये हमारी दोनों परिभाषा हम लोग देख लिए, दूसरा हम लोग देख लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट तीसरा देखते हैं बच्चों। तो अब हम लोग अर्थशास्त्र क्या है उसका हम लोग तीसरा डिफिनेशन देख रहे हैं, दुर्लभता संबंधी, है ना। तो उसमें जो हमारे अर्थशास्त्री है रॉबिन्स के अनुसार उन्होंने क्या कहा है, चलिए हम लोग देखते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं की असीमित, है ना, मानव की क्या होती है, आवश्यकताएं होती है ना, उसकी असीमित तथा साधनों की सीमित। देखिए ये हमारा असीमित, साधन सीमितता के कारण मनुष्य को आपको आवश्यकताओं में क्या करना होता है, चुनाव चुनाव करना पड़ता है ना। एक शब्द में इजी वे में आप समझिए कि मानवीय आवश्यकताओं की असीमित मीन्स की मानव की जो आवश्यकताएं होती है वो असीमित होती है, तथा साधन जो हमारा होता है साधनों की सीमितता मतलब जो साधन होती है हमारी वो सीमित होती है ना। इसके कारण मनुष्य जो होता है, मनुष्य को आवश्यकताएं होती है, जो मनुष्य की अपनी आवश्यकताएं जो होती है उसमें क्या करना होता है, मीन्स चुनाव करना पड़ता है ना, चयन करना पड़ता है। यही चयन करना या यही चुनाव करना क्या हो जाता है, हमारा दुर्लभता हो जाता है ना। तो ये हमारा जो डिफिनेशन हुआ मीन्स रॉबिन्स के अनुसार ये हमारा कहाँ पे चल जाता है, तीसरा नंबर में चल जाता है दुर्लभता के अनुसार, है ना। इसमें क्लियर उन्होंने क्या कहा है कि 1932 में एक अपनी पुस्तक लॉन्च की थी, उसमें लिखा हुआ इस पुस्तक का नाम एंड इज ऑन द नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, है ना। उसमें ये लिखा है कि मैं अर्थशास्त्र के लिए अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है ना। उन्होंने क्या कहा है इस पुस्तक में, जो उन्होंने पुस्तक इन्होंने रॉबिन्स ने अपना एक पुस्तक, जो अर्थशास्त्री है रॉबिन्स, उन्होंने एक पुस्तक लॉन्च की, उसका डेट दिया हुआ है 1932 में अपनी पुस्तक लॉन्च की थी। उसका मतलब नाम था एन इजी ऑन द नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, है ना। तो उसमें अर्थशास्त्र के लिए अलग दृष्टिकोण उन्होंने क्या किया है, प्रस्तुत किया। अब उसको देख सकते हैं आगे में हमारे जो दूसरा अर्थशास्त्री है उन्होंने क्या कहा है। पहला हम लोग रॉबिन्स के अनुसार देख लिए, दूसरा हम लोग देख रहे हैं स्टिगलर और मैफी के अनुसार। उन्होंने क्या कहा है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है ना। अर्थशास्त्र क्या है, वो एक विज्ञान है जिसका संबंध दुर्लभता साधनों के प्रबंध से है। मतलब जो दुर्लभता हमारे पास हो जाती है, जैसे चुनाव करना, क्या करे क्या ना करे, या किसको चयन करना, ये सब क्या है, दुर्लभता है। तो उसमें जो हमारे साधन होती है, वो हमारा साधन जो होता है उसको हमको मैनेजमेंट करना होता है, मीन्स प्रबंध करना होता है। ये सारा जो प्रबंध करना किसको, दुर्लभता साधनों में, ये अर्थशास्त्र का एक विज्ञान है। तो वो विज्ञान कहाँ पे चला जाता है, हमारा चयन करने वाला दुर्लभता में चल जाता है, मीन्स किसके अनुसार, पहला रॉबिन्स के अनुसार भी और दूसरा स्टिगलर और मैफी के अनुसार, है ना।
ये दोनों के अनुसार भी वही है, अर्थशास्त्र विज्ञान है जिसका संबंध क्या हो जाता है, दुर्लभता में इंक्लूड हो जाता है। तो ये हमारा तीसरा देख रहे थे, दुर्लभता के अनुसार, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं बच्चों। एंड लास्ट हमारा नेक्स्ट देखते हैं, चलिए आगे। चलिए बच्चों, अर्थशास्त्र क्या है उसका अब हम लोग लास्ट डिफिनेशन देख रहे हैं। अर्थशास्त्रियों के अनुसार विकास संबंधी है ना, ग्रोथ है ना, या डेवलपमेंट बोल सकते हैं। तो जो हमारे अर्थशास्त्री है उनका नाम है सैमुअल्सन के अनुसार उन्होंने क्या परिभाषित किया है, कैसे उन्होंने विकास संबंधित परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो अर्थशास्त्र एक ऐसा अध्ययन है ना, जिसमें मनुष्य तथा समाज, है ना, मनुष्य तथा समाज मुद्रा के प्रयोग, है ना, मुद्रा मीन्स पैसा के प्रयोग या इसके बिना सीमित साधनों को उत्पादकीय ढंग से वैकल्पिक प्रयोगों में डालकर निश्चित समय में वस्तुएं पैदा करते हैं, है ना, तथा तथा उन्हें वर्तमान तथा भविष्य, है ना, देखिए वर्तमान तथा भविष्य, है ना, वर्तमान मीन्स करेंट एंड फ्यूचर, आगे में है कि में विभिन्न लोगों तथा समाज के समूहों में उचित ढंग से वितरित करते हैं, है ना। इन्होंने अपनी किताबी भाषा में ये कहा है, उसको हम लोग सिंपल भाषा में अपने शब्दों में समझेंगे बच्चों। पहले देख लीजिए कि हमारा जो विकास संबंधित परिभाषा है वो हमारे अर्थशास्त्री है, उनका नाम है सैमुअल्सन। उन्होंने क्या कहा है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा अध्ययन है जिसमें मनुष्य, है ना, तथा समाज, मनुष्य कहाँ रहता है, समाज में रहता है, तो वो फिर क्या करता है, प्रयोग, पैसा से काम उम करता है। तो पैसा मतलब मुद्रा के प्रयोग या इसके बिना, पैसा से भी कर सकता है या इसके बिना कैसे कर सकता है, जैसे उसका साधन है क्या, एक सीमित साधन, जैसे कोई चीज उगा रहा है, जैसे मान के चलिए कोई किसान अपना खेत में मान लीजिए कि आलू उगा रहा, तो उसका एक साधन हो गया सीमित साधन। तो वो आलू क्या है, एक तरह से सीमित है, वो हमेशा तो नहीं है कि बहुत सारा रहेगा, उसको फिर नेक्स्ट टाइम के लिए फिर से काम करना होगा, फिर से उगाना होगा। तो वो एक टाइम ऑफ पीरियड होता है जो साधनों के उत्पादकीय ढंग से वैकल्पिक प्रयोग में डालकर, उसका जो प्रयोग कर सकता है वो किसान, प्रयोग में डालकर निश्चित समय में, एक समय होता है, उस समय के अनुसार उसको क्या करना होता है, वस्तुएं पैदा करते हैं, है ना। एक समय होता है जो उसको पैदा करने का अलग टाइमिंग होता है, उसके बाद उसको फिर वो बेच सकता है बाजार में। तथा इन्हें वर्तमान तथा भविष्य, अभी जो है वो या आने वाला फ्यूचर में, भविष्य में विभिन्न लोगों तथा समाज के समूहों में उचित ढंग से क्या कर सकता है, वो वितरित करते हैं, है ना। जैसे आज हम लगाएं तो एक महीना बाद उसका फल आएगा। तो आज वर्तमान तथा भविष्य, इन केस फ्यूचर। तो ये एक किताबी भाषा हो गया। आगे अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसको हम लोग एक अपनी भाषा में समझते हैं सिंपल वे में, कि असीमित मतलब क्या है, हमारी मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है वो सीमित नहीं है, वो असीमित है। तो असीमित आवश्यकताएं तथा हमारी क्या होती है, सीमित होती है साधन। तो देखिए सीमित साधन के कारण हमें क्या करना पड़ता है कि इसको ले या ना ले, या इसको करे या ना करे, मीन्स चुनाव, चुनाव की समस्या जो पैदा होती है, वही आपका विकास कैसे होगा, वो विकास संबंधित परिभाषित हो जाती है ना। चुनाव करना पड़ जाए कि हमको कैसे क्या करे ना करे, लेकिन उससे पहले जो हमारे असीमित आवश्यकताएं होती है, उसको कैसे हम लोग सीमित साधन के वे में उसको हम कैसे डेवलप करें कि सही ढंग से, है ना, वैकल्पिक प्रयोग डालकर या उत्पादकीय ढंग से, या बोल सकते हैं समाज में समूह में उचित ढंग से वितरित कर सके, या तो फिर मुद्रा से हम लोग कर सकते हैं या इसके बिना कर सकते हैं। ये सब सारा चीज क्या होता है, एक सैमुअल्सन के अनुसार जो हमें अर्थशास्त्री है, उन्होंने ये कहा है कि हमको ग्रोथ कैसे करना है, ग्रोथ संबंधित किसको, अर्थशास्त्र को उन्होंने कहा है। तो आज हम लोग ये पढ़े बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अर्थशास्त्र क्या है उसके बारे में हम लोग बहुत सिंपल वे में समझे। चलिए अब हम लोग आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो अब चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 11th में हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर है ना। इससे पहले हम लोग देख लिए थे अर्थशास्त्र क्या है, अब हम लोग देख रहे हैं आर्थिक क्रिया, मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, मानव के जीवन में बहुत सारे आर्थिक क्रिया होती रहती है। तो चलिए हम लोग उसके बारे में बेसिक डिटेल में देखते हैं। मीनिंग के बाद में हम लोग समझने में कोशिश करते हैं बच्चों की मीनिंग, मीनिंग मीन्स अर्थ,
उस अब हम लोग देखते हैं अर्थ में, देखिए उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध, है ना, मानव आवश्यकताओं को संतुष्टि करने के लिए दुर्लभ साधनों के उपयोग से होता है। देखिए दुर्लभ मीन्स चुनाव की समस्या, क्या करे क्या ना करे, है ना। तो उस आर्थिक क्रिया को कहते हैं जिसका संबंध किससे होता है, मानव से, है ना, मानव की आवश्यकताएं से होता है। मानव की आवश्यकताएं क्या होती है, असीमित होती है, बहुत सारे आवश्यकताएं होती है, लेकिन साधन क्या होती है, कम होती है। साधन क्या होती है, सीमित होती है। तो सीमित होने के कारण हमको क्या होना है, संतुष्ट होना है, किसके अनुसार, दुर्लभ साधनों के अनुसार संतुष्ट होना है, उसी से हम उपयोग करना है। तो यही हमारा जो काम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रिया होती है ना। किसके अनुसार हम लोग देखेंगे आगे, हम लोग लेखक के अनुसार हम लोग देखेंगे, लेकिन ये हमारा क्या देखें, मीनिंग देखें। अब हम लोग देखते हैं कि आर्थिक क्रिया में क्या क्या हो सकता है, या आर्थिक क्रिया का क्या क्या लेबल हो सकता है, ये चीज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्थिक क्रिया के प्रकार, है ना। आर्थिक क्रिया के प्रकार मेरा 3 प्रकार होता है। पहला होता है उत्पादन, दूसरा उपभोग, तीसरा विनिमय, है ना। देखिए आर्थिक क्रिया के प्रकार, काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। उत्पादन मीन्स प्रोडक्शन, उपभोग मीन्स कंजम्पशन, विनिमय मीन्स एक्सचेंज। अब मेरा एक्सचेंज में 2 आता है। पहला होता है वस्तु कीमत मीन्स प्रोडक्ट प्राइसिंग, दूसरा साधन कीमत मीन्स फैक्टर प्राइसिंग। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत बेसिक तरह से हमने इसमें स्ट्रक्चर बना के बता दिया है। देख लीजिए उत्पादन, उपभोग, विनिमय। विनिमय में 2 होगा मेरा, पहला होगा वस्तु कीमत, दूसरा साधन कीमत। ये मेरा आर्थिक क्रिया के प्रकार। आगे चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं आर्थिक क्रिया के स्तर क्या हो सकते हैं। तो स्तर मीन्स हमारा जो अर्थशास्त्री है उन्होंने कहा है, किन्होंने कहा है, रेगनर फिश के अनुसार आर्थिक क्रिया को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, है ना। हमको उसको 2 डिपार्टमेंट बनाना होगा। पहला मेरा होगा माइक्रो एंड दूसरा होगा मेरा मैक्रो, है ना। तो मीन्स माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, समिष्ट, हम सूक्ष्म हम उसको बोलेंगे। और दूसरा मेरा होता है समिष्ट, मीन्स व्यापक भी बोल सकते हैं उसको, मीन्स माइक्रो। सूक्ष्म जो होता है, माइक्रो होता है, वो छोटे स्तर पे होता है। और जो मेरा समिष्ट होता है या उसको व्यापक बोल सकते हैं, उसको माइक्रो हम लोग बोलेंगे बच्चों, वो बड़े स्तर पे होता है। तो चलिए हम लोग इसमें देखेंगे इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में क्या है। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स सूक्ष्म, एंड दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स समिष्ट या व्यापक बोल सकते हैं। इसमें क्लियर, देखिए बच्चों बहुत ही सिंपल वे में हम बताए हैं आपको कि आर्थिक क्रिया क्या होता है, अपने शब्दों में हम आपको भी समझाएं कि उस आर्थिक क्रिया को क्रिया कहते हैं, आर्थिक क्रिया जिसका संबंध मानव की आवश्यकताएं क्या होती है, बहुत होती है, लेकिन साधन मेरा क्या है, देखिए सीमित है। तो हमको संतुष्टि कैसे करना होगा, वो दुर्लभ मीन्स क्या करे क्या ना करे, चुनाव से संबंधित साधनों के उपयोग से होता है। क्लियर, इसके बाद हम लोग देखें कि आर्थिक क्रिया के प्रकार क्या है। काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी तो मेरा 3 प्रकार होता है। पहला होता है मेरा उत्पादन, उपभोग, विनिमय। विनिमय में 2 होता है, एक साधन कीमत एक, और एक दूसरा वस्तु कीमत, है ना। आगे अब हम लोग देखते हैं आर्थिक क्रिया के स्तर, हम लोग देखेंगे लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसको 2 भागों में बांटा है। कौन बांटा है, मेरा रेगनर फिश के अनुसार बांटा गया है, एक माइक्रो एंड माइक्रो। क्लियर, चलिए बच्चों अब हम लोग क्लास को कंटिन्यू आगे करते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं जैसे हमने क्या किया कि आर्थिक क्रिया के जो हमने अभी पढ़े लेबल, है ना, उसके स्तर क्या है। तो स्तर को 2 भागों में बांटा गया था। पहला स्तर था मेरा सूक्ष्म और दूसरा था समिष्ट मीन्स माइक्रो एंड माइक्रो। तो उसके बारे में भी हम लोग चलिए डिटेल में देख लेते हैं कि सूक्ष्म होता क्या है। तो सूक्ष्म मीन्स माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा से ये उत्पन्न हुआ है ना। ग्रीक भाषा के मिक्रो शब्द से बना है। किससे बना है, देखिए माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मिक्रो शब्द से बना है ना। इसको याद रखिएगा बच्चों, जिसका अर्थ क्या होता है, स्मॉल मीन्स छोटा। इससे पहले भी हम लोग बताए थे और अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि सूक्ष्म मीन्स माइक्रो शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के मिक्रो शब्द से बना है ना। जिसका अर्थ क्या होता है, स्मॉल मीन्स छोटा। क्लियर, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि स्मॉल में क्या क्या मेरा आर्थिक क्रिया में आता है। तो जैसे परिवार, परिवार में भी आर्थिक क्रिया उत्पन्न होती है। फर्म एक छोटा उद्योग में भी होता है ना। कंपनी वही उद्योग फर्म दोनों। एक उपभोक्ता, कोई भी एक उपभोक्ता होता है, उसमें भी आर्थिक क्रिया उत्पन्न होती है। तो मीन्स छोटा एक उपभोक्ता, या फिर एक उत्पादक बोल सकते हैं, है ना, आदि। आगे अब हम लोग देखते हैं दूसरा माइक्रो, हम लोग देख लिए। उसके बाद दूसरा मेरा क्या था लेवल, वो मेरा था माइक्रो, है ना। देखिए माइक्रो था, माइक्रो। अब माइक्रो में हम लोग क्या देख रहे हैं कि माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के
मेफ्रोस शब्द से बना है ना। क्या से बना है? मेफ्रोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है क्या? बड़ा होता है। जी हाँ, बड़ा होता है। अब इसको हम लोग देख ले सकते हैं कि आर्थिक क्रिया में क्या क्या बड़ा हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रीय आय। देखिए राष्ट्रीय आय क्या होता है? बड़े स्तर से होता है, वो क्या होता है? बड़ा। आर्थिक क्रिया हो गया राष्ट्रीय बचत, है ना, वो हो गया मेरा आर्थिक क्रिया में बड़े स्तर में हुआ। आर्थिक विकास हुआ, ये एंड लास्ट मेरा है कुल रोजगार, है ना, ये कुल रोजगार ये बड़े स्तर पे होता है इसमें आर्थिक क्रिया में। आगे इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उपभोक्ता कौन होता है या फिर उत्पादक कौन होता है, उसको उसके बारे में हम लोग डिटेल में चलिए देखते हैं बच्चों। उपभोक्ता कौन है? हु इज कंज्यूमर। अब कंज्यूमर कौन होता है? तो देखिए हम लोग देखते हैं कि वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करता है ना। उपभोग करना मीन्स उसको उपयोग करना, है ना। उपभोग करना मीन्स उसको यूज करना हम बोल सकते हैं। तो उपभोक्ता कौन है? वो इज कंज्यूमर। कंज्यूमर होता कौन है ना। तो वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं मीन्स हमें क्या चाहिए की संतुष्टि, मतलब जो चाहिए वो हमें मिल जाए के लिए वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग करता है। उपभोग करना मतलब यूज करना, किसका? वस्तु का भी कर सकता है या कोई सर्विस सेवा का भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे चावल खरीदना। जैसे कोई व्यक्ति है चावल खरीदता है ना, मीन्स वस्तु वो खरीदता है किसके लिए? अपनी आवश्यकताओं के लिए। क्या करेगा चावल खरीद के? वो संतुष्टि होगा, उसको खाएगा बनाएगा, है ना। वो अपनी आर्थिक क्रिया को क्या कर सकता है? वो मतलब कंटिन्यू कर सकता है। दूसरा हमारा है कपड़ा खरीदना। कपड़ा खरीद कर क्या कर सकता है? वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता है, वो कपड़ा पहन सकता है ना। आगे में है गाड़ी खरीदना। वो गाड़ी खरीद के अपना भी कमा सकता है और क्या कर सकता है? दूसरों को सेवा भी दे सकता है, मीन्स सेवाओं का उपभोग करना। उसमें वो मजा ले रहा है, सेवा ले रहा है, इधर से उधर जा रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है। घर बनाना, जमीन खरीदना। जमीन खरीद करना है मतलब कि अपनी आवश्यकताओं को उपभोग करना। जमीन खरीदना मीन्स उपभोग करना, उसी जमीन पे घर बनाना, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करना, वो हमारा क्या हुआ? आर्थिक क्रिया। मीन्स उसको हम क्या बोलेंगे? उपभोक्ता बोलेंगे, मीन्स कंज्यूमर बोलेंगे। आगे हम लोग देखते हैं अब उत्पादक कौन होता है। हु इज प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर होता कौन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्रोड्यूसर कौन होता है? वह व्यक्ति जो लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एवं बिक्री, है ना, या तो विक्रय करता है। वह व्यक्ति होता है जो क्या करता है? सेवा कर सकता है ना, किसका? वस्तुओं का। साथ ही साथ वो उत्पादन भी करेगा और विक्रय भी करेगा। वह व्यक्ति होता है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करता है। जी हाँ, बिल्कुल। उस व्यक्ति का मेन पर्पस क्या होता है? लाभ कमाना। तो जैसे कि देख सकते हैं हमने एक उदाहरण लिया है, जैसे यह एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? उत्पादक बोलेंगे, है ना। यह वो व्यक्ति जो उत्पादक है, जो क्या करता है? जैसे फसल लगाना, है ना, अपना खेत में फसल लगा सकता है। दूसरा हम क्या देखेंगे? दुकानदार जो फसल का दावा बेचता है ना, वही दुकानदार, वही व्यक्ति, है ना, जो दुकानदार अपना काम कर रहा है उसी फसल का वो अगर दवा बेच के भी क्या कर सकता है? वो उस उद्देश्य से कि उसको लाभ कमाना है। दूसरा में है व्यवसाय करना, लाभ कमाना। वही व्यक्ति अगर व्यवसाय करता है तो वो उस व्यवसाय से क्या कर सकता है? उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका जैसे हम लिखे हैं क्या है? उद्देश्य लिखे हैं, उत्पादन लिखे हैं, विक्रय बोलते हैं। तो वही व्यक्ति का व्यवसाय करना मीन्स उसका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। जी हाँ, उसका उद्देश्य हो गया लाभ कमाना। फसल उगाना मीन्स उत्पादन का काम कर रहा है ना। दुकानदार जो फसल का दवा बेच रहा है, एक व्यक्ति जो दुकानदार बन के अपना दवा बेच रहा है फसल उगाने वाला, तो वो क्या कर रहा है? विक्रय का काम कर रहा है। तो ये हमारा था उत्पादक कौन है, हु इज प्रोड्यूसर, हम लोग देख लिए। वह व्यक्ति जो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करता है ना। जी हाँ, देख सकते हैं बच्चों हमने ये सारा चीज अभी हम लोग देखे आर्थिक क्रिया के बारे में। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। क्लास 11th का इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़े बच्चों। कॉमर्स केयर 23 में बने रहने के लिए बच्चों थैंक यू।